स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में टारगेट PCS। कल हम डिस्कस किए थे संविधान की, भारत का संविधान में राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें हमने उसकी शक्तियाँ और राष्ट्रपति का कार्यकाल और उसकी अर्हता के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान का सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें क्वेश्चन बहुत प्रकार से पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। दोस्तों, हम देखेंगे आज संसद क्या है, संसद क्या है। देखिए दोस्तों, संसद राष्ट्रपति और आपका राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बनता है। दोस्तों, ठीक है, संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है। तो इससे पहले हम ये जान लें कि लोकसभा और राज्यसभा में सीट कितनी है, कुल कितनी सीटें हैं, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, कितनी मनोनीत है, कितनी निर्वाचित है, वो भी निर्वाचित है तो कितना राज्य देता है और कितना केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं और वर्तमान में 545। वर्तमान सदस्य 545, जिसमें से दोस्तों लोकसभा में 545 हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि मनोनीत कितने हैं और निर्वाचित कितने हैं। इसमें हम मनोनीत देखेंगे तो इसमें केवल 2 है, वो भी एंग्लो इंडियन। मनोनीत और निर्वाचित। मनोनीत 2 सदस्य दोस्तों, और निर्वाचित है आपका 543। मनोनीत 2 सदस्य हो गया और निर्वाचित 543 हो गए। 543। इसमें से 543 में से राज्य जो है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य कुल 530 सदस्य हैं इसमें, और केंद्र शासित में 13। और वही 13 केंद्र शासित प्रदेश में से दिल्ली में 7 और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 6 है। इसमें दिल्ली में आपका 7 और अन्य केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 6 है।
ठीक दोस्तों, देखिए लोकसभा में टोटल 545 सीटें हैं वर्तमान में, और उसमें अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को कोई संशोधन नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक, तो टोटल लोकसभा में 545 है, जिसमें से दो मनोनीत और 543 सीट निर्वाचित होती है। उस निर्वाचित सीटों में राज्य 530 सीट देते हैं और 13 सीट केंद्र शासित प्रदेश देते हैं। उन 13 सीटों में से 7 सीट अकेले केवल दिल्ली का होता है और 6 सीट केंद्र शासित प्रदेश का होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका लोकसभा। अब देखते हैं राज्यसभा। वर्तमान में कितनी सीट है और कुल कितनी सीट है? वर्तमान और कुल में हम देख सकते हैं अधिकतम कुल 250 सीटें हैं, जिसमें वर्तमान में 245 है, और वर्तमान में 245 जिसमें से 12 मनोनीत होते हैं और 233 निर्वाचित होते हैं, जिसमें से मनोनीत 12 होते हैं और निर्वाचित 233 होते हैं। ठीक दोस्तों, अब उसी निर्वाचित में 229 सीट राज्य देता है और 4 सीट केंद्र शासित प्रदेश देते हैं। 200 राज्य जो है 229 सीट देते हैं और केंद्र शासित प्रदेश 4 सीट देते हैं। इस चारों में 3 दिल्ली का होता है, 3 सीट दिल्ली का और 1 सीट जो होता है वो पुडुचेरी का। ठीक दोस्तों, 1 सीट पुडुचेरी। देखिए राज्यसभा में कुल सीट 250 होते हैं, जिसमें से 245 सीट वर्तमान में हैं, 245 सीट वर्तमान में हैं और उसी 245 में 12 मनोनीत होते हैं और 233 निर्वाचित होते हैं। इस निर्वाचित में 229 राज्य देता है और 4 केंद्र शासित प्रदेश देता है, जिसमें से 3 दिल्ली की सीट होती है और 1 पुडुचेरी की सीट होती है। तो ये हो गया दोस्तों इनकी सीटें, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। इसे पॉज करके आप लोग नोट बना के रखिएगा तो और ज़्यादा बेहतर है। एक बार दोस्तों वीडियो देखने के बाद में दोबारा आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छे से देखिए और अच्छे से सुनिए दोस्तों कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। फिर इसकी मैं विधि बताऊंगा, इसका कार्य बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा दोस्तों। इसकी बचत प्रक्रिया भी बताऊंगा, इसका वाचन भी बताऊंगा, इसका सत्रवासन बताऊंगा, सत्र बताऊंगा, स्थगन बताऊंगा। हर चीज संसद में जो कि एक आम कोचिंग क्लास नहीं बताते, वो हर चीज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं संसद की गठन। संसद का गठन हेडिंग डालिए और नोट करते जाइएगा। सबसे पहले देखिए संसद का गठन। ठीक दोस्तों, हेडिंग डालिए और लिखिए
संसद का गठन। संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के 3 अंग निर्धारित करता है, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। ठीक दोस्तों, यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही संसद में बैठता है। राष्ट्रपति किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो उसमें सदस्य नहीं होता और न ही वो बैठता है। फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद के सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधि या तो कानून का रूप ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त संसदीय प्रक्रिया में राष्ट्रपति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहला लिखिए, राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र आहूत करता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को सत्र आहूत करता है एवं सत्र भाषण करता है। सत्र और सत्र भाषण के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा हमारे क्लास में। पहला हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। अब तीसरा देखिए, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है अनुच्छेद 127 के तहत। ठीक, ये हो गया संसद का गठन। ठीक दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब देखते हैं दोस्तों राज्यसभा। ठीक, आप लोग हेडिंग डालिए और राज्यसभा के बारे में जान लीजिए अच्छे से, इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्यसभा। ठीक दोस्तों, राज्यसभा। तो सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा की संरचना। उसकी संरचना क्या है? अनुच्छेद 80 में यह व्यवस्था है कि राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में निर्धारित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले होने चाहिए। तभी मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्र में विशेष ज्ञान या तो अनुभव रखने वाले होने चाहिए। ये हो गई उसकी संरचना। ठीक दोस्तों, अब निर्वाचन देखते हैं इसका, राज्यसभा का निर्वाचन। ठीक, राज्यसभा का सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा का सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके प्रतिनिधित्व का चुनाव राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है
तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व क्षेत्र का चुनाव संसद द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा के केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका निर्वाचन। अब उसकी सदस्यता की शर्तें भी देख लेते हैं। उसकी सदस्यता की कौन कौन सी शर्तें हैं। सदस्यता की शर्तें, राज्य का सदस्य बनने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है जो इस प्रकार है। ठीक ठीक दोस्तों, जब उसको हम लाइन बाई से लिखेंगे क ख ग घ या तो 1 2 कुछ भी रहे तो जाहिर सी बात है निम्नलिखित इस प्रकार से लिख सकते हैं या तो निम्नलिखित लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। सदस्य के लिए अगर राज्यसभा के सदस्य बनना है तो सबसे पहले उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका आयु 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उसे किसी लाभ पद पर न हो। ध्यातत्व है कि इस प्रयोजन के लिए संघ राज्य में मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कहा गया है किसी भी लाभ का पद में न हो, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि प्रयोजनों के लिए संघ या तो राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। इतना याद रखिएगा। ये हो गया। अब एक और लिख लीजिए, प्रत्याशी को अनियुक्त, दिवालिया या तो विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए। मतलब कि प्रत्याशी जो है किसी भी बैंक से उधार लेने के बाद उस बैंक को कर्ज ना चुकाया गया हो या तो वो पागलपन की अवस्था में ना हो, ये लोग राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते। ये हो गया 4। यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि कोई प्रत्याशी राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य है या नहीं, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को सौंपे जाने का नियम है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर जो निर्णय देता है वह इस संबंध में अंतिम माना जाता है। ये तो हो गई उसकी सदस्य की अर्हता। उसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष पार कर लेना चाहिए, कोई लाभ के पद में ना हो, या तो दिवालिया ना हुआ हो और ना तो पागलपन की अवस्था में ना हो। ये हो गया आपकी शर्तें। अब इसका कार्यकाल देखते हैं। इसकी कार्यकाल कौन कौन सी है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसका कभी विघटन नहीं किया जाता या तो कभी विघटित नहीं किया जाता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, किंतु इसकी 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में पद मुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा का चुनाव होता है। यह हो गया आपका कार्यकाल। अब देखते हैं राज्यसभा का पदाधिकारी कौन कौन है। पदाधिकारी कौन कौन से हैं राज्यसभा में। तो सबसे पहले होता है आपका सभापति। ठीक, नोट कर लीजिए सभापति के बारे में कि सभापति हम किसे बोलेंगे। तो देखिए, सभापति राज्यसभा का
पीठासीन अधिकारी है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। संविधान का अनुच्छेद 89 का में यह स्पष्ट करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक दोस्तों, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्व के निर्वहन करता है तो वह सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ठीक दोस्तों, सभापति एक पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। संविधान के अनुच्छेद 89 का में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जब सभापति या तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन करता है तो वो सभापति का कार्य नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका राज्यसभा का सभापति को अलग से हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उसके पद से केवल एक ही स्थिति में हटाया जा सकता है, जब उसे उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का, जबकि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर तथा उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सभापति को देकर पद त्याग कर सकता है। मतलब उपराष्ट्रपति नहीं दोस्तों, उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देकर पद त्याग कर सकता है। ये हो गया आपका सभापति। अब देखते हैं उपसभापति। उसकी पदाधिकारी कौन कौन से हैं राज्यसभा में, तो देखते हैं। एक उपसभापति। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी को उपसभापति निर्वाचित करती है। उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में उनके कार्य का निर्वहन करता है। जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उत्तराधिकारी चुनती है। उपसभापति निम्नलिखित स्थिति में अपना पद त्याग कर सकता है। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाए तो अपना पद त्याग कर सकता है। दूसरा, स्वयं अपने पद से त्याग पत्र दे दे तब, या तो तीसरा, राज्यसभा सदस्यों में बहुमत से पारित किए गए प्रस्ताव द्वारा। लेकिन ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत होने से पूर्व 14 दिनों की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ये तो हो गया उपसभापति। अब तीसरा इसका देखते हैं महासचिव। महासचिव के बारे में। महासचिव को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 98 में उल्लेखित है कि संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय कर्मचारी होंगे और इन कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त संसद के द्वारा निर्धारित की जाएगी। यद्यपि प्रत्येक सदन के लिए प्रत्येक कर्मचारी की बात की गई है,
प्रत्येक कर्मचारी की बात की गई है, परंतु संसद दोनों सदनों के लिए कुछ समान पदों या भी सर्जन कर सकता है। राज्यसभा महासचिव राज्यसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है। ठीक दोस्तों, राज्यसभा में जो महासचिव होता है वो सचिवालय का प्रमुख होता है। सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सभापति को विभिन्न संघीय कार्यों एवं परस्पर संबंधी विषयों की सहायता एवं परामर्श देता है। राज्यसभा महासचिव एक स्थायी अधिकारी है जो कैबिनेट सचिव का समकक्ष होता है। ये महासचिव एक स्थायी अधिकारी होते हैं, न कि अस्थायी। इसको कई बार पूछा गया कि महासचिव स्थायी है कि अस्थायी सदस्य होता है। ठीक, अब तो हम इसकी संरचना देख लिए, इसकी निर्वाचन देख लिए, इसके सदस्य की शर्तें देख लिए, कार्यकाल देख लिए और पदाधिकारी में सभापति, उपसभापति और महासचिव देख लिए। अब हम इसकी शक्तियां देखकर क्लास आज यहीं पे खत्म समाप्त करेंगे। अब इसकी शक्तियां देख लेते हैं दोस्तों। इसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा इसकी विधायी शक्तियां। इसकी विधायी शक्तियां। राज्यसभा के पास लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां हैं, लेकिन उसे भारतीय राज्यसभा के संचालन में महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। इनकी शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला है विधायी शक्ति। आप हेडिंग डालिएगा विधायी शक्ति। राज्यसभा भी विधि निर्माण कार्य करती है। संविधान में वित्तीय विषयों को छोड़कर शेष विषय के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये तो हो गया आपकी विधायी शक्ति। अब दूसरा हेडिंग डालिएगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। राज्यसभा के संविधान में संशोधन के संबंध में लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान की गई है, परंतु यह संशोधन तभी संभव हो सकता है जब ऐसा प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान के भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। ठीक दोस्तों, तो संविधान। तीसरा देखेंगे हम उसकी वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं। ठीक, वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों में राज्यसभा धन विधेयक को प्रस्तावित नहीं कर सकता, परंतु 14 दिन तक विचार विमर्श कर सकता है। राज्यसभा ऐसे विधेयक को लोकसभा में सुझाव दे सकती है। हालांकि लोकसभा स्वीकार करना या न करना उसकी
इच्छा पर निर्भर करता है। ये हो गया आपका वित्तीय शक्ति। अब एक और हेडिंग डालिए, कार्यपालिका के संबंधी में शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। मतलब कार्यपालिका में उसकी क्या शक्तियां हैं। ठीक, राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं एवं उसकी नीति एवं कृतियों की आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु इसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए राज्यसभा का कार्यपालिका पर सीमित ही नियंत्रण है, ये हम कह सकते हैं। अब इसकी विशेष शक्तियां भी है। अगर इसकी विशेष शक्तियां भी एक बार नोट कर लीजिए। इसकी विशेष शक्तियां अनुच्छेद के द्वारा नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 229 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची में किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, जिसे संसद को उस पर कानून का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक दोस्तों, ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा, किंतु एक संकल्प पारित करके उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 312 में दूसरा अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब इस प्रस्ताव को पारित न कर दे, तब तक संसद या भारत सरकार किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं कर सकता। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया आपका विशेष शक्तियाँ। अब एक लास्ट लिख लीजिए, छोटा सा अन्य शक्तियाँ। इसकी और क्या क्या अन्य शक्तियाँ हैं, छोटा सा 2-3 लाइन। सबसे पहला, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनते हैं। दूसरा, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा सदस्य के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही शुरू की जाती है। ठीक है दोस्तों, हमने इनकी शक्तियों के बारे में भी बता दिया। विधायी शक्ति क्या है, संविधान संशोधन कैसे करते हैं, वित्तीय शक्तियाँ, इसमें धन विधेयक को रोक के नहीं रखा जा सकता, 14 दिन तक ही केवल विचार विमर्श कर सकते हैं। इसमें कार्यपालिका की क्या शक्तियाँ हैं, इसकी विशेष शक्तियाँ क्या हैं और इसकी अन्य शक्तियाँ क्या हैं। तो आज हमने संसद के बारे में पढ़ा। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनता है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, कितने निर्वाचित हैं, कितनी मनोनीत है। राज्यसभा में कितनी सीट है, कितनी निर्वाचित है, कितनी मनोनीत है। फिर लोकसभा, राज्यसभा के बारे में हमने देखा और उसकी शक्तियाँ देखी। तो दोस्तों, आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हम जल्द ही लोकसभा के बारे में भी आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर